नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों के साथ साथ शिक्षाविदों, उद्यमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने भी भाग लिया। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 वर्षों से अधिक के कार्यकाल को राज्य हित के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णयों के लिए सराहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मीडिया समन्वयक मदन मोहन सती के द्वारा लिखित पुस्तक नायक से जननायक के साथ साथ धामी की धमक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया, जहां अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक कुशल नेतृत्व करता है और जिन्होंने पूरे राज्य को एक सूत्र में बांधकर काम किया है। खबर देहरादून से ही आपको बता दें कि पुलिस शिकायत पर प्राधिकरण ने नग्न कर पीटने के मामले में इस्तीफा दे चुके आईपीएस लोकेश्वर सिंह को दोषी करार दिया है। जानकारी के अनुसार जांच में पाया गया है कि पीड़ित पर झूठा मामला दर्ज कर उसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया था। और जहां प्राधिकरण के इस फैसले ने पुलिस की कार्यशैली और जांच प्रक्रिया पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं फैसले के बाद पीड़ितों को न्याय की उम्मीद बढ़ी है, तो वहीं उनकी लड़ाई को मजबूती भी मिली है। और अब इस मामले में आगे की कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों पर लागू होने वाले दंड पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि यह कदम पुलिस में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण पहल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा वक्फ संपत्तियों में सुधार और पंजीकरण के प्रबंधन के लिए बनाए गए वेब पोर्टल उम्मीद पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। आपको जानकारी देते चले कि उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस पर जानकारी दी है कि तकनीकी व अन्य कारणों के चलते अब तक मात्र 20% ही संपत्तियां और आपत्तियां जो है वो दर्ज हो सकी थी। जहां आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कुल 5,388 वक्फ संपत्तियों में से केवल 1471 ही अभी तक पोर्टल पर पंजीकृत की गई थी। उन्होंने यह भी बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत सभी वक्फ संपत्तियों को स्टेट ट्रिब्यूनल में दर्ज कराना अनिवार्य है और जिसके लिए प्रक्रिया भी तेजी से की जा रही है। शम्स का कहना है कि गढ़वाल के ट्रिब्यूनल के द्वारा वक्फ के बोर्ड को 11 दिसंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन संपत्तियों की संख्या अधिक होने के कारण अब अवधि पर्याप्त नहीं है। जहां बोर्ड को उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन के लिए समय बढ़ाया जाएगा ताकि शेष सभी वक्फ की संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया जा सके। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि समय सीमा बढ़ने से प्रक्रिया अधिक सुचारू होगी और संपत्तियों का सटीक डेटा भी तैयार किया जा सकेगा। उत्तराखंड भी लगातार जो उम्मीद पोर्टल आया था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसके ऊपर अपनी संपत्तियां दर्ज कर रहा था, लेकिन कई कारणों से हमारे यहाँ संपत्तियां 20% के करीब ही दर्ज हो पाई, यानी कि 5,388 में से कि मात्र 1,417 संपत्ति दर्ज हो पाई थी। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश था कि समय सर्वोच्च न्यायालय ना बढ़ा के कि सब अपने अपने स्टेट में जो अपने वक्फ ट्रिब्यूनल है उसमें जाए। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी वक्फ ट्रिब्यूनल गया है। तो जो गढ़वाल का ट्रिब्यूनल है उसने 11 तारीख का समय दिया है, यानी कि कल उम्मीद करते हैं कि कल दोबारा से समय मिल जाएगा और जो वक्फ पर संपत्तियां छूट गई हैं उनको दर्ज करने का एक अवसर उन्हें मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ता जा रहा है और स्थिति अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों की सुरक्षा भी अब खतरे में पड़ गई है। जी आपको बता दें कि कई जो जनपद हैं उनमें तेंदुए, भालू और अन्य जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं, जिससे कि बच्चों के स्कूल आने जाने के दौरान भी भय का माहौल पूरे तरीके से बना हुआ है। हालातों को देखते हुए वन विभाग की टीमें संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त
गश्त कर रही है। कई स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं और जरूरत पड़ने पर जानवरों को ट्रैकुलाइज भी करने की कार्रवाई जारी है। बता दें कि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में स्थिति बेकाबू होती है तो जनजीवन पर सीधा खतरा जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि सख्त कदम उठाने से भी पीछे हटने के लिए जो है सरकार उनकी ओर से तमाम निर्देश जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की भी कवायद तेज है। जहां बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा विभाग ने प्रभावी इलाकों में प्राथमिक स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू कराई है, जबकि कुछ स्थानों पर वन विभाग की टीमें स्वयं बच्चों की सुरक्षित रूप से स्कूल लाने और ले जाने की जिम्मेदारी निभा रही हैं। तो वहीं जानकारी देते चले कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि जहां जहां दिक्कत सामने आई है वहां वहां तत्काल एक्शन भी लिया गया और अब कई इलाकों में धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। ये जो जंगली जानवर हैं उनकी पूरे प्रदेश में आजकल काफ़ी बड़ी दिक्कत है और आपने देखा होगा कि हमारे पौड़ी जनपद में 6-7 गांव में घटना हुई है और हमने तुरंत जो है एक्शन भी लिया है। वहाँ पिंजरे भी लगे हैं, वन विभाग की टीमें वहाँ भी गए हैं और यहाँ तक कि भी आदेश हो गए कि अगर उनको मारना पड़ेगा तो मारने के भी आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और जहाँ जहाँ ये दिक्कत थी वहाँ हमने शिक्षा विभाग के जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनको कहा है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है और नहीं तो वन विभाग की टीम बच्चों को जो है स्कूल तक ले जाना और घर तक छोड़ना, ये भी हमने 4-5 स्कूलों में किया है, लेकिन अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति हो गई। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने सरकारी खाद्य गोदामों में व्यवस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बता दें कि हाल ही में हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित खाद्य गोदाम में रखे अनाज की स्थिति पर तमाम सवाल खड़े होने के बाद अब मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभाग गोदामों की स्थिति सुधारने पर विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्यान्न पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, सड़े नहीं और समय पर राशन डीलरों तक पहुंच सके, इस दिशा में भी खाद्य विभाग लगातार काम कर रहा है। जहां आपको जानकारी दे दें कि मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि बहादुराबाद गोदाम से संबंधित मामला परिवर्तन वर्तमान में जो है वो पूरे तरीके से जांच की प्रक्रिया में है और जहां जांच पूरी होने के बाद भी तथ्य जो है वो सामने आएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही सभी गोदामों में बेहतर प्रबंधन हो ताकि लाभार्थियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण अनाज मिल सके। मैं समझती हूँ कि खाद्य गोदामों की स्थितियां बहुत अच्छी हों। खाद्य गोदाम में राशन हमेशा तुल के मिले, खाद्य गोदाम में राशन सड़े नहीं, खाद्य गोदामों से राशन जो है वो पीडीएस के माध्यम से हर राशन डीलर तक में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो और ये सब चीजें जो है वो टाइमली हो। इसको लेकर डिपार्टमेंट की ओर से लगातार उस पर काम होता रहा है। बहादुराबाद का आपने विषय बोला है तो ये भी ये जांच के प्रक्रिया में है। मैं समझती हूँ जैसे इसकी जांच रिपोर्ट आएगी इस पर उचित कार्रवाई करें। अब खबर हरिद्वार से है, जहां बढ़ती राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने केंद्र और राज्य की मौजूदा सरकारों पर चुनाव प्रक्रिया में छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। बताते चले कि रावत का कहना है कि राहुल गांधी के आह्वान पर 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली में पूरे देश के कांग्रेसी जुटेंगे और जहां वोट चोर गद्दी चोर का नारा भी बुलंद करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि बिहार में कथित तौर पर बड़ी संख्या में वोट काटे गए और अब यही पैटर्न उत्तराखंड सहित अन्य चुनावी राज्यों में भी दोहराए जाने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि रावत के अनुसार गरीब, अल्पसंख्यक और एससी और समुदाय के जो भी मतदाता है उनको निशाना बनाया जा रहा है और जिसके खिलाफ कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। तो वहीं रावत ने बताया है कि अकेले उत्तराखंड से लगभग 25,000 कार्यकर्ता दिल्ली रैली में होने जा रहे हैं शामिल, जहां जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता और जोश को दर्शाता है। तो वहीं ज्वालापुर क्षेत्र में भी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष सिर्फ सत्ता प्राप्ति का नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का भी है और 2027 के चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जीत को दर्ज करेगी।
जो सरकारें प्रदेशों में बनी है या केंद्र में बनी है वो वोट चोरी करके बनी है, जिसको माननीय राहुल गांधी जी ने हर स्तर पर उठाने का काम किया है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में बुलंद किया हुआ है। उसी नारे को बुलंद करने के लिए नहीं, उन्हें एहसास कराने के लिए वर्तमान सरकार को 14 तारीख को उन्होंने एक महान रैली का उद्घोष किया है और उस रैली को पूरे देश में जिस तरह से लिया जा रहा है, कांग्रेस जिस तरह से ले रही है, पूरी तैयारी के रूप में, और इतना जोश लोगों में है। हर प्रदेश के प्रतिनिधि को जिम्मेदारी दी गई है। अभी 3 दिन पहले हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने हैदराबाद में एक बैठक ली जिले हरिद्वार की, और उसमें तमाम प्रतिनिधियों को वहाँ पर बुलाया। 14 तारीख को हमारे नेता, हमारे हर दिल अजीज नेता राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम सभी कांग्रेसी पूरे उत्तराखंड से, पूरे देश से रामलीला मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ हमारा नारा है। पूरे देश में आज जो सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में है, उन्होंने लगातार वोट चोरी करके सत्ता हथियाने का काम किया है। अभी इसका ताज़ा उदाहरण बिहार है। वहाँ SIR के माध्यम से इन्होंने लगभग 65 लाख लोगों के वोट काटने का काम किया, और राज्यों में भी जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ ये SIR कराने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड भी प्राथमिकता पर है। और यहाँ भी इनकी यही कोशिश है कि जो गरीब तबका है और हमारे अक़लियत के भाई हैं, हमारे SC के भाई हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, उसके वोट काटने की तैयारी चल रही है, साजिश चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने 14 दिसंबर को प्रस्तावित वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की, और जिसमें आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुल्की राज सैनी ने की। बैठक में सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कांग्रेसजन सक्रिय रूप से भाग लें, जहां जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि देश के संविधान की रक्षा के लिए हर कार्यकर्ता को अपने साथियों के सहित दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी की इस निर्णायक रैली को मजबूती देनी चाहिए। जहां मुल्की राज सैनी ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में चुनौतीपूर्ण है और संविधान को मजबूत करने के लिए यह रैली सफलता की और बढ़नी चाहिए, और जहां उन्होंने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे 14 दिसंबर को बड़ी संख्या में रैली में शामिल होकर राहुल गांधी के नेतृत्व में समर्थन दें। कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने आपके बीच में जो हमारे राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी जी हैं, उनके द्वारा जो दिल्ली में रैली रखी गई है, उसके बारे में सब कुछ बताया और ये बताया कि वहाँ पर अधिक से अधिक जनता हम लेकर के जाएंगे, और उसके लिए जो है बसों की और गाड़ियों की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों, जिसके पास गाड़ी नहीं भी है तो उसके पास उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी साथियों से हमारा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लेकर के आप लोगों को दिल्ली रैली में पहुंचना है। धन्यवाद। जो है वो तमाम कांग्रेस के साथियों को बुला के आगामी 14 दिसंबर की जो रैली है, वोट चोर गद्दी छोड़, उसके उपलक्ष्य में बुलाई गई, और रुड़की से 500 से ज़्यादा लोग जाएंगे। तमाम कांग्रेस के साथी एकजुट हैं और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस के लोग, देश को बचाने के लिए कांग्रेस के लोग दिलो जान से प्रयास करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी दून की बासमती धान को पुनर्जीवित करने का संकल्प अब धरातल पर साकार होता हुआ दिख रहा है। जी हां, आपको बता दें कि देहरादून की इस ऐतिहासिक और सुगंधित फसल को वापस पहचान दिलाने में जिला प्रशासन की दूरदर्शी पहल और मुख्यमंत्री की स्पष्ट निर्देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां आधुनिक किस्मों में बढ़ते उपयोग और उत्पादन में लगातार गिरावट के चलते दून बासमती लगभग समाप्ति की ओर थी। लेकिन प्रशासन की सक्रियता और किसानों की रुचि ने इस पारंपरिक धान को पुनः जीवन प्रदान किया है, जहां सहसपुर और विकासनगर क्षेत्र में किसानों ने जिला प्रशासन के सहयोग से दून की बासमती टाइप 3 की खेती का विस्तार किया, तो वहीं जिससे न सिर्फ फसल का दायरा बढ़ा बल्कि अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिली है। प्रशासन और
कृषि विभाग के द्वारा किसानों एवं महिला समूहों के तकनीकी प्रशिक्षण, आधुनिक खेती के तरीके और बाजार तक पहुंच में उपलब्धता जो है कराई गई और जिसके परिणाम स्वरूप दून बासमती की गुणवत्तापूर्ण उपज सामने आई है और इस पहल ने देहरादून की कृषि पहचान को फिर से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित किया है। चावल की खेती की थी, जिसका प्रशिक्षण हमें रीप और कृषि विभाग ने दिया था, जिसके कारण हम अच्छी उपज कर पाए और जिसे विभाग ने हमसे खरीदा है और उसका हमें भुगतान भी किया है। इसके लिए मैं रीप और पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं जो है बासमती, पुरानी बासमती, देहरादून बासमती जो हमें प्रोत्साहन दिया है रीप और भारत कृषि मंत्रालय के द्वारा उसको उगा रहा हूँ, हमें प्रोत्साहन किया है। इसका जो है हमें उचित मूल्य सरकार ने हमारे घर से ही खरीदा गया है और जिसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी और भारत सरकार कृषि मंत्रालय का धन्यवाद देता हूँ। ये जो हमारी देहरादून की परंपरागत जो बासमती है, जो कि ट्रेडिशनल, जो लोग पहले जिसका खुशबू और एरोमा जिसका बहुत ज़्यादा था, उसको पुनर्जीवन करने के लिए सीडीओ साहब ने एक पहल की और उस पहल के तहत हमने लगभग अपने 250 और 200 से अधिक किसानों के साथ रेगुलर मीटिंग करके उनको किस तरीके से हम इस पोल में लाएं कि वो कहीं ना कहीं इस बासमती की तरफ उगाने की तरफ अपना प्रयत्न शुरू करें। तो इसमें लगभग हमने 200 किसानों के साथ इसको शुरू किया और लगभग जो लास्ट में जो मार्केटेबल सरप्लस आया वो लगभग हमारे पास जो है 50 से अधिक किसानों का आया है और उसमें से अभी तक हम 200 क्विंटल प्रोक्योर भी कर चुके हैं और वो 200 क्विंटल जो हमने प्रोक्योर किया उसका डायरेक्ट किसानों ने ही जो है उसका पेमेंट किया है और उसको लगभग हम 13 लाख का पेमेंट भुगतान भी अब तक किसानों को कर चुके हैं। और ये सबसे बड़ी अच्छी पहल इसमें ये रही जो सीडीओ साहब के निर्देश अनुसार हमने शुरू किया था, उसमें हमने रेट पहले ही फिक्स कर दी। सो हमने जो है 65 रुपया किलो जो दून की ट्रेडिशनल जिसको हम टाइप 3 बासमती बोलते हैं उसका रेट 65 रुपये किया था। तो लोगों ने उसको जो है अपने ही उसमें डिसीजन लेके ये रेट तय करे थे और उसको खरीदारी भी शुरू करी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही आपको बता दें कि डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि वे बिना तर्क वितर्क और बहानों के तय समय सीमा पर कार्य को पूरा करें, जहां एमडीडीए और साथ ही साथ नगर निगम के और अन्य संबंधित विभागों को भी भूमि चयन से जुड़े विवादों को एसडीएम के माध्यम से तत्काल हल करने के निर्देश दिए गए ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई भी बाधा न आए। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि शासन स्तर पर अटकी फाइलों के संबंध में डीएम ने कहा है कि उच्च स्तर पर प्रभावी पैरवी की जाए जिससे कि स्वीकृतियां समय पर प्राप्त हो सके, तो वहीं विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो। समीक्षा बैठक में यह खुलासा हुआ है कि देहरादून जिले में घोषित 491 में से 305 घोषणाएं पूरी हो चुकी है, जबकि 107 पर कार्य प्रगति पर है और जहां 76 घोषणाएं शासन स्तर पर प्रक्रिया के अधीन है। जहां डीएम सविन बंसल का साफ तौर पर कहना है कि जो घोषणाएं बिना कारण लंबित है या फिर व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, उन्हें शासन की अनुमति से तुरंत ही विलोपित किया जाए। बाकी सभी कार्यों को तेजी से जमीनी स्तर पर उतारने के निर्देश देते हुए उन्होंने अधिकारियों को चेताया है कि ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में जहां के थाना बसंत विहार से प्रेरक खबर सामने आई है। जहां आपको बता दें कि जहां क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों और अति बुजुर्ग व्यक्तियों ने खुद ही थाने पहुंचकर पुलिस की कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने थाना पुलिस के सक्रियता, व्यवहार और मदद को लेकर संतोष व्यक्त किया है। जहां बुजुर्ग नागरिकों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की नियमित जांच, भ्रमण और समय समय पर मिलने वाली जानकारी से उन्हें सुरक्षा और विश्वास का एहसास होता है। जहां थाना बसंत विहार पुलिस के द्वारा बुजुर्ग हमारी धरोहर है के सिद्धांत पर काम कर रही है और उनकी सुरक्षा, सम्मान और सहयोग को सर्वोपरि भी मानती है। जहां आपको बता दें कि थाना प्रभारी ने वरिष्ठ नागरिकों को आश्वस्त किया है कि उनका सुख और दुख पुलिस की प्राथमिकता है। जहां किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित सहायता देने के लिए भी पुलिस हमेशा तैयार रहेगी। अब खबर उत्तराखंड के लेसडाउन से है, जहां विधायक दिलीप रावत क्षेत्र में लगातार बढ़ते गुलदार के हमलों से
स्तब्ध हो गए हैं। आपको बता दें कि ताजा घटना में एक महिला पर हुए हमले के बाद उन्होंने अपनी ही बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वन्यजीवों का आतंक नहीं रुका और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो वे इस्तीफा देने पर विवश हो जाएंगे। जहां उनके इस बयान से स्थानीय प्रशासन और सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है, तो वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाओं से जनता में भी गहरा आक्रोश व्याप्त है। इस मामले पर सफाई देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने कहा कि दिलीप रावत पार्टी के सम्मानित और जनभावनाओं से जुड़े हुए विधायक हैं। उनका तीखा रुख यह दिखाता है कि वे लोगों की सुरक्षा और चिंता को सर्वोपरि रखते हैं। दिलीप रावत जी हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक हैं और उनका ये बयान हमें सार्थक रूप से देखना चाहिए। ये उनका अपने जनता के प्रति प्रेम है और सरकार भी ये मानती है, सरकार को भी चिंता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब विषयों पर संज्ञान ले चुके हैं और जो उत्तराखंड के अंदर वन्यजीवी मानव संघर्ष है उसमें सरकार निश्चित तौर पर जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से कड़े नियम बनाती भी रही है और भविष्य में भी बनाएगी। और जितने भी इस तरह के मैन ईटर्स हैं, लेपर्ड्स हैं या भालुओं के हमलों से हमारे बच्चों का, बुजुर्गों का, महिलाओं के जान माल की हानि हो रही है, तो सरकार संजीदा है और ऐसे सभी मैन ईटर्स को गोली मारने के आदेश समय समय पर दिए जाते रहे हैं, भविष्य में भी दिए जाते रहेंगे। और उससे एक कदम आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है कि कुछ ऐसे कड़े नियम और इस तरह की योजनाएं अधिकारी बनाएं कि सुदूर पर्वतीय जिलों में मानव और वन्यजीवी संघर्ष की घटनाओं पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके और सभी की जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार कड़े कदम उठा रही है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद अवैध मेडिकल स्टोरों और क्लिनिकों पर पुलिस व ड्रग विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। आपको बता दें कि सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद में एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल के आदेश पर सिडकुल पुलिस और ड्रग की इंस्पेक्टर अनीता भारती की टीम ने व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 12 से अधिक मेडिकल स्टोर्स में गंभीर अनियमितताएं भी पाई गई और जबकि कुछ संचालक कार्रवाई की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने सभी संदिग्ध मेडिकल स्टोरों को तुरंत सील कर दिया है और इसी अभियान के तहत ड्रग विभाग ने उत्तम मेडिकल स्टोर का स्टॉक भी खंगाला। और जबकि आपको बता दें कि विस्तृत जांच आगे भी जारी रहेगी, जहां अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने के उद्देश्य से ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे और किसी भी अवैध गतिविधि को बख्शा नहीं जाएगा। एसएचओ को लगातार शिकायतें मिल रही थी रावली महदूद और चांद मार्केट से। उनके द्वारा आज ये पूरी टीम जो है गठित की गई और उसके द्वारा मुझे जो है टीम के साथ जो है विजिट करने को जो है आज हमें यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा रावली महदूद और हमारे द्वारा चांद मार्केट का आज सघन अभियान के तहत निरीक्षण किया गया। आधे से अधिक मेडिकल स्टोर जो है वो फरार हो गए। हालांकि सारी दुकानों को हमारे द्वारा बंद करा दिया गया है और जब दुकान का वो लोग तरीके से विजिट कराएंगे और उसके बाद ही दुकानों का जो है संचालन कर पाएंगे। और उसके अतिरिक्त लगभग हमने आज जो है दर्जन से ऊपर मेडिकल स्टोर चेक किए हैं। आज से किस तरह जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो है कोई भी मेडिकल स्टोर वाला जो है नारकोटिक दवाइयों का दुरुपयोग ना करे। हमें अपने जो है प्रदेश को नशा मुक्त करना है और जिसके लिए लगातार पुलिस भी अपनी तरीके से कार्रवाई कर रही है और मेरे द्वारा भी उनके साथ सघन अभियान लगातार जारी रहेगा। जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उनके द्वारा नियमों के तहत ही जो है मेडिकल स्टोर चलाए जाएंगे। अगर कोई सोच रहा है कि हम जो है दुकान छोड़ के या ताला लगा के भाग जाएंगे तो वो बच नहीं पाएंगे, उनके भी विजिट होंगे। मैडम कुछ पोस्ट में अभी तक ऐसा कोई मामला मेरे पास आया नहीं है कि कॉस्मेटिक जो है दवाइयाँ रखता है। अगर रखता है, अगर कुछ नियमों का जो है उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई होगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।